नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में आगे बढ़ते हैं खास खबरों के साथ। राहुल के सवाल पर सरकार हुई आग बबूला, चीनी कब्जे पर नहीं दिया जवाब। शिवराज के ऑडियो ने खोली पोल, आला कमान के आदेश पर गिराई गई सरकार। खालिस्तान समर्थक लोंगोवाल अकाली दल की कोर कमेटी में, बीजेपी चुप। नेपाल की संसद में नए नक्शे को मंजूरी, कहा भारत नहीं कर रहा बात। उत्तर प्रदेश में अब गौ हत्या पर होगी 10 साल तक की सज़ा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी सरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर चीन को लेकर लगातार ट्वीट करके सवाल पूछने से तिलमिला गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल का जवाब देने के बजाय कहा कि ये वही व्यक्ति हैं जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांगे थे। उन्होंने कहा कि चीन से मुद्दे पर ट्विटर पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। राहुल का सवाल इस खबर से जुड़ा है कि चीन ने भारत के 60 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा लद्दाख से भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने राहुल गांधी को जवाब तो दिया, मगर उस सवाल का नहीं जो उन्होंने पूछा था। उन्होंने एक नक्शा ट्वीट करके लिखा कि हाँ, चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में। नामग्याल ने आगे लिखा है कि उम्मीद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने से लगातार बच रही है। यही नहीं, वह इस मुद्दे पर चर्चा करने से भी बच रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि वो इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दे, विपक्ष के साथ इस पर किसी तरह की बातचीत में ना उलझे। तो सरकार बचने की कोशिश कर रही, लेकिन सवाल अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। सवाल केवल राहुल गांधी नहीं पूछ रहे हैं, हर जगह पूछा जा रहा है, क्योंकि ये खबरें तमाम जगहों से आई हैं कि चीन ने हमारे 60 किलोमीटर के आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया है। और बातचीत तो शुरू हो गई, लेकिन बातचीत किन मुद्दों पर हो रही है, किस तरह से हो रही है, उस कब्जे वाले इलाके पर क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में सरकार कुछ बता नहीं रही है। कम से कम सरकार को ये बात तो नहीं ही छिपानी चाहिए कि चीन ने उसके एक बड़े इलाके पर कब्जा किया है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से खबरें आ रही हैं और ये एक संदेह का वातावरण बन गया है। विपक्षी दल के नेता होने के नाते राहुल गांधी का हक है कि सरकार से सवाल करे। अब सरकार को अगर इसमें चिढ़ हो रही है, इसमें तिलमिलाहट हो रही कि वो ट्विटर पर क्यों सवाल पूछ रहे हैं, तो इसकी भी वजह है, क्योंकि सरकार जवाब नहीं देती है। सरकार विपक्षी दलों से बात नहीं कर रही है, सरकार विपक्षी नेताओं से बात नहीं कर रही है। जब सीमा पर इतना तनाव हो, इतनी वहाँ पर विवाद खड़ा हो गया हो, तो ऐसे में सरकार, प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बात करते हैं। कई बार सर्वदलीय बैठक भी की जाती है, लेकिन सरकार ने ये मान लिया है कि बाकी दलों का इस मुद्दे से या बाकी देश का कोई सरोकार ही नहीं है, और जो कुछ भी करना है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। चिंता क्यों ना की जाए? जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक बड़े इलाके पर हमारा कब्जा कर लिया है चीन ने, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल के जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। जवाबदेही है कि वो सरकार देश को स्पष्ट करे कि स्थिति क्या है। स्थिति को छिपाने से तो बात बनेगी नहीं। आज नहीं तो कल इसका खुलासा होगा कि वहाँ स्थिति क्या है, और फिर ये पलट कर ये बार बार ये कहना कि बालाकोट पर सवाल पूछे गए थे, तो सवाल तो बार बार पूछे जाएंगे सरकार से। सवाल हर प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं, नेहरू से भी पूछे गए हैं, इंदिरा गांधी से भी पूछे गए हैं। राजीव गांधी ने जब अयोध्या में ताला खुलवाया था तब उनसे भी पूछे गए थे। नरसिम्हा राव जब बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी तो पूजा में जाकर बैठ गए थे, उस पर भी सवाल किए गए थे। करगिल पर भी अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल किए गए थे, और सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। सरकार सवालों से भाग नहीं सकती है, सवालों के जवाब उसकी देना जो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये
दूसरे तरह से चीज़ों को घुमाना, ट्विस्ट करना, स्पिन करना, ये बीजेपी नेताओं को छोड़ देना चाहिए और सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए। अगर इसके जवाब सार्वजनिक रूप से नहीं दिए जा सकते तो उन नेताओं को बुलाना चाहिए, आमंत्रित करके इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जो इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये एक कोटरी बन गई है, एक कॉकस है 2-3-4 लोगों का, और वही इस सबको डील करते हैं। तो ये बहुत पारदर्शिता तो इस सरकार में है ही नहीं, जवाबदेही से भी वो कतराती रहती है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन आपसे अगली खबर पर जाने से पहले एक गुजारिश दोहरा दूं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, उसमें आपको लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान की दीजिए। आइए अब दूसरी बड़ी खबर लेते हैं। क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बीजेपी आला कमान के आदेश पर गिराई गई थी? मध्य प्रदेश में जोरदार ढंग से वायरल हो रही एक ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि ये जो कमलनाथ सरकार गिराने के बारे में ऊपर से आदेश आए थे, उसके बारे में आप सुन सकते हैं। ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या के जिम्मेदार हैं, जबकि बीजेपी ने सरकार गिराने के आरोपों को झूठा बताया है। इस साल मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में सत्ता को लेकर संघर्ष छिड़ा था। इसमें कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ऑडियो क्लिप में शिवराज कथित रूप से कह रहे हैं कि ये आला कमान ही था जिसने ये फैसला लिया कि सरकार को गिराया जाना चाहिए, नहीं वरना वो सब बर्बाद कर देगी। आगे शिवराज कथित रूप से कहते हैं, आप मुझे बताइए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के बिना सरकार को गिरा पाना संभव था? कोई और रास्ता नहीं था। बताया गया है कि इस ऑडियो क्लिप में शिवराज इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तुलसी सिलावट सिंधिया के बेहद करीबी हैं, उन्होंने भी मार्च में कांग्रेस छोड़ी ही थी। वायरल ऑडियो क्लिप को पर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही सच उगल दिया है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ मिलकर कमलनाथ की सरकार को गिराने का काम कर रही थी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले इस ऑडियो क्लिप के सामने आने से बीजेपी को सरकार गिराने के आरोपों का जवाब देना भारी पड़ सकता है। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी 206 सदस्य हैं। इसमें से 107 विधायक बीजेपी के, 92 कांग्रेस के, 4 निर्दलीय, 1 समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक हैं। तो ऑडियो क्लिप से बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये सरकार बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से गिराई गई थी। ये सब जानते हैं, ये खुली किताब है और इसमें आला कमान का शामिल ना होना ये तो असंभव सी बात है। जिस तरह की पार्टी बीजेपी हो गई है, जिस तरह से उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गई है कि मोदी और शाह ही इस बारे में कोई फैसला करते हैं, तो ये तय है कि वहीं पर फैसला लिया गया। और अभी भी इसको शिवराज सिंह के बयान से ये जाहिर होता है कि उनके कार्यकर्ता सिंधिया का आना पचा नहीं पा रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में जहां उपचुनाव होने, ख़ासतौर पर क्योंकि उस पूरे क्षेत्र की राजनीति बीजेपी की सिंधिया विरोध में होती थी। अब सिंधिया इस पाले में आ गए हैं तो उसको पचा पाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार गिराने के पीछे ये दलील दी जा रही है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कि अगर ऐसा न करते तो कैसे सरकार गिराते। तो सरकार गिराना लक्ष्य था, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये सब किया गया। सिंधिया को लालच दिया गया, 22 विधायकों को लालच दिया गया। क्या क्या लालच दिए गए ये तो अब धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन मंत्री पद उनमें से एक है और दूसरे तरह के लोभ लालच भी हो सकते हैं। ये ऑडियो क्लिप दरअसल सारी कहानी कह देती है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किसके आदेश पर हुआ, क्यों हुआ, किनको तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बीजेपी किस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की हामी है और किस तरह से वो, ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार ये खुलासा नहीं हुआ, कई जगह वो कर चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उसने यही किया है। ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में उस तरह का असंतोष नहीं था जिसको ये कहा जाए कि बगावत के बाद कांग्रेस टूटी। असंतोष को हवा दी गई, जो असंतुष्ट थे उनको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया और तोड़ा गया। इस तरह से सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने का खेल संपन्न किया गया।
और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जो खबरें आप देख रहे हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते चलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। हम उनसे बहुत कुछ जानते सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो ज़रूरियात हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आकार दें। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे को नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में मंजूरी मिल गई है। मंगलवार देर रात तक चली बहस के बाद इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी गई। जो नक्शा पारित किया गया है उसमें आधिकारिक रूप से 1816 में हुई सुगौली संधि के तहत, ये सुगौली संधि 1816 में अंग्रेजों और नेपाल जो साम्राज्य था उस समय उसके बीच में हुई थी। इस संधि के तहत लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। अब जबकि ये संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है तो इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। भले ही नेपाल ने नया नक्शा पारित कर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बता दिया हो, लेकिन भारत नेपाल के इस दावे को नहीं मानता है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप जावली का कहना है कि नेपाल ने भारत से इस मुद्दे पर बात करने की लगातार कोशिश की, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका कहना है कि हम हैरान हैं कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के प्रस्ताव को कोई जवाब भारत ने नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब भारत चीन का विवाद वार्ता के जरिए सुलझा सकता है, सुलझाने की कोशिश कर सकता है, तो नेपाल के साथ ही जल्द बातचीत शुरू होनी चाहिए ताकि मामला सुलझा लिया जाए। तो नेपाल सरकार ने दोनों रास्ते खुले रखे हैं, नक्शा पारित कर दिया है, अपना क्लेम जता दिया है कि उस इलाके पर वो 1816 की संधि के तहत उसकी दावेदारी, हालांकि इसके बाद भी कई संधियां हुई हैं और भारत जिस संधि को मानता है उस संधि के तहत वो इलाका भारत के हिस्से में आता है। हालांकि उस संधि को नेपाल ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो विवाद है, लेकिन इस विवाद को सुलझाने का बातचीत के ज़रिए एक माध्यम हो सकता है जिसका इस्तेमाल अभी तक भारत नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटा देश होने के नाते नेपाल को भारत का ये व्यवहार खटक रहा है कि भारत उस पर दादागिरी कर रहा है, बड़े भाई की तरह उस पर सवार होना चाहता है। वो बार बार कह चुका है कि बातचीत हो सकती है, बातचीत की जानी चाहिए और इस नक्शे को पारित करने से पहले भी ये प्रस्ताव वहाँ के प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं और दूसरे नेताओं के ज़रिए भी आ चुके हैं, लेकिन बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। क्यों शुरू नहीं हुआ है ये विदेश मंत्रालय बता सकता है, लेकिन हो सकता है विदेश मंत्रालय का ये इरादा हो कि दबाव बनाया जाए नेपाल सरकार पर और दबाव बनाकर फिर अपनी शर्तें मनवाई जाएं। तो ये एक गलत मैसेज दे रहा है कि भारत अपने पड़ोसियों पर दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ बातचीत करके समझौता समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। भारत की विदेश नीति में एक जो अक्खड़पन आया है, अहंकारपन आया है, उसके दर्शन हो रहे हैं। तो ये स्थिति ठीक नहीं, इसे बदला जाना चाहिए और नेपाल के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हमारी सीमाएं खुली हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सांस्कृतिक रूप से हम लोग एक हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपसी बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल को शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी में शामिल कर लेने से विवाद खड़ा हो गया है। लोंगोवाल ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी पर 6 जून को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ खालिस्तान की खुली हिमायत की थी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें इस घटना के 2 दिन बाद ही अपनी पार्टी की 19 सदस्यीय कोर कमेटी का सदस्य बना दिया है। इस बाबत प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल से सफाई मांगी जा रही है। पंजाब में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आपकी प्रवक्ता और विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर कहती हैं कि सियासी पार्टियों में धार्मिक नुमाइंदों को शामिल करना नागवार रिवायत है।
एसजीपीसी मुखी लोंगोवाल को शामिल करके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गलत परंपरा को आगे बढ़ाया है। यह संविधान की भी खुली अवहेलना है। अकाली दल के साथ गठबंधन करने वाली बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप है। तो इस पूरे मामले के दो पक्ष हैं। एक तो अकाली दल हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति करती रही है। एसजीपीसी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसके ज़रिए, स्वर्ण मंदिर के ज़रिए, अकाल तख्त के ज़रिए, खालिस्तान आंदोलन में उसकी भूमिका विवादास्पद थी। वो कहीं ना कहीं उग्रवादियों, अलगाववादियों के साथ मिली जुली थी और उनको शह भी देती थी और उनकी तरफ से अकाली दल को भी संरक्षण मिलता था। तो अब एक नए, जैसे भी अकाली दल जब भी विपक्ष में जाती है तो वो ये अलगाववादी और उग्रवाद वाली राजनीति को अख्तियार कर लेती है। तो खालिस्तान समर्थकों को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण जगहों पर लाना ये संकेत देता है कि एक बार फिर से अकाली दल कट्टरपंथियों, अलगाववादियों की तरफ झुक रही है और एक तरह का दबाव बना रही है दूसरे पंजाबी तबकों में, सिखों में, कि अब ये लाइन ली जा रही है। तो ये अकाली दल की राजनीति है जिससे सब लोग वाकिफ़ हैं। और एक तरफ फिर दूसरा इसका पक्ष है कि बीजेपी जो अकाली दल के गठबंधन करके सरकार में रह चुकी है, अभी भी गठबंधन का हिस्सा है, वो चुप है। वो कुछ सवाल नहीं कर रही है, ना ही केंद्र सरकार सवाल कर रही है, ना होम मिनिस्ट्री सवाल कर रही है, ना होम सेक्रेटरी सवाल कर रहे हैं। सरकार चुप है। स्वर्ण मंदिर में हर साल ये बरसी पर ब्लू स्टार ऑपरेशन की नारे लगते हैं, अलगाववाद का समर्थन किया जा रहा है। और 6 साल से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, 5 साल राज्य में भी थी, कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई और आज फिर चुप्पी है। क्या ये एकता, अखंडता का सवाल नहीं है? क्या बीजेपी इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रही क्योंकि उसके राजनीतिक हित यहाँ पर दांव पे लगे हैं? तो राजनीतिक हितों के लिए देश के हितों को दांव पर लगाना कहाँ तक ठीक है? तो ये बीजेपी का एक दोहरा चरित्र भी इससे निकल के आता है। तो बीजेपी और अकाली दल दोनों संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। बीजेपी हिंदुओं के नाम पर करती है और वो सिख के नाम पर, और पंजाब में अब फिर से वही राजनीति आकार ले रही है। ये बहुत ख़तरनाक संकेत हैं देश के लिए, क्योंकि ये जो खालिस्तानी हैं इन्हें सीमा पार से भी समर्थन मिलता है, पाकिस्तान से समर्थन मिलता है, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका इनको समर्थन देते हैं। तो बहुत जगह से इनको समर्थन मिलता है अलगाववाद के लिए और ये हमारे लिए कभी भी नासूर बन सकता है, पहले बन चुका है। उससे सबक लेना चाहिए मोदी सरकार को और बीजेपी को, अन्यथा बाद में उनके माथे पर ये कलंक का टीका लगेगा। और आइए अब अंत में आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। योगी सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अब और सख्ती करने जा रही है। इसके तहत इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती बनाया जाएगा। दंड व जुर्माने को भी बढ़ाया जाएगा। गोकशी करने पर अब 10 साल तक की सज़ा होगी। अभी तक गोवंश को नुकसान पहुँचाने पर सज़ा का प्रावधान नहीं था, अब इसमें 1 साल से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सज़ा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। इसमें 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। अगर एक बार दोष सिद्ध होने के बाद पुनः अपराध करते पाया गया तो उसे दोहरे दंड से दंडित किया जाएगा। गोमांस की पुष्टि होने पर वाहन चालक, ऑपरेटर और वाहन मालिक पर अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत पकड़े जाने वालों के नाम और तस्वीरें भी प्रकाशित की जा सकेंगी। तो ये अध्यादेश आ रहा है, गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। बहुत सारे राज्यों में गोवंश की रक्षा के लिए कानून बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में भी अगर उसमें कोई कड़ाई लाई जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस दिक्कत यही है कि योगी सरकार का जो पूरा दिमागी संरचना है वो मुस्लिम विरोधी है। तो इस तरह के प्रोविज़न का वो इस्तेमाल मुसलमानों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, दंडित करने के लिए कर सकती है। एक पूर्वाग्रह, एक दुराग्रह इस सरकार में है मुसलमानों को लेकर, ये सब जानते हैं। तो ये जो क्लास इसमें जोड़े गए हैं कि मांस पाए जाने, तो अब मांस पाए जाने के पाए जा सकते हैं, किसी पर किसी को भी किसी के घर पहुंचाया जा सकता है और किसी तरह से लपेट कर उसको अंदर किया जा सकता है, उस पर सज़ा दिलवाई जा सकती है। इसी तरह से पकड़े जाने वालों के नाम और तस्वीरें पोस्टर बना के लगाए जा सकते हैं। ये
पहले भी कर चुकी है सरकार। ये अलोकतांत्रिक है, ये हमारे निजी अधिकारों का उल्लंघन है। जब तक वो व्यक्ति कानूनन अपराधी साबित नहीं होता है तब तक उसके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी जानी चाहिए, क्योंकि ये अदालत तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं है। लेकिन चूंकि योगी सरकार चाहती है कि अपने विरोधियों को सबक सिखाए, अब मुसलमानों को सबक सिखाए, इसलिए इस पूरे गौ वध निवारण कानून को उस तरह से उसको बनाया जा रहा है। और इसका आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से गलत इस्तेमाल होता है, ये हम देख पाएंगे। और अब जाने के पहले कोरोना के बारे में अपडेट ले लेते हैं। हम आपको एक अच्छी खबर ये दे दें कि देश में अब ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से ज़्यादा हो गई है। यानी जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उनकी संख्या वो ठीक हो गए, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई और संक्रमित लोगों की संख्या कम हो गई है। ये एक पॉजिटिव साइन है। भारत में कुल संक्रमित मामले 2,76,000 हो गए हैं। कुल एक्टिव केस हैं 1,33,632 और ठीक होने वाले लोग जो हैं 1,35,206 हैं। वुहान से भी आगे निकल गई है मुंबई। वुहान में जितने केस मिले थे उनसे भी आगे अब मुंबई शहर निकल गया है। 51,000 से ज़्यादा मामले यहाँ अभी तक मिल चुके हैं संक्रमण के। तो मित्रों, ये थी आज के जो दिन भर की बड़ी खबरें थी उनके विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। कल हम फिर हाजिर होंगे सुनिए सच के साथ। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।